नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए संडे, तो संडे के लिए जो क्लास लगेगी 9 बजे की, वो आपकी एवरी संडे प्रत्येक रविवार को आपको टीचिंग मेथड शिक्षण विधियाँ पढ़ाई जाएंगी। और मैं इन शिक्षण विधियों को आपको मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो रीट हो, प्री हो, चाहे रीट मेंस हो। जो भी सब्जेक्ट आपकी रीति विज्ञान को लेकर हैं, तो रीति विज्ञान के अंदर आपकी टीचिंग मेथड्स ही आती है साथियों। जैसे आपकी हिंदी है, गणित है, पर्यावरण है, सामाजिक ज्ञान है, विज्ञान है। तो यहाँ पर आपको हिंदी, गणित और पर्यावरण को लेकर के प्री में सब्जेक्ट आएंगे। मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश और संस्कृत को लेकर के कोई भी शिक्षण विधि नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे को संस्कृत और इंग्लिश नहीं आती, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर हिंदी, गणित, पर्यावरण और विज्ञान और सामाजिक ज्ञान की बात करें तो ये विज्ञान और सामाजिक ज्ञान आपकी मेंस में जाकर के अलग हो जाती है, और इसको प्री में हम पर्यावरण कहते हैं। तो इसकी और इसकी जो अपनी टीचिंग मेथड्स हैं वो समान होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता। तो चलेगा, यहाँ पर आपको नोट्स भी हम फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। एप्लीकेशन हमारा खुराना स्टडी ऑफिशियल को डाउनलोड कर लो। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने क्लास के बारे में दिया, आप लोग एवरी संडे इसको आप ज्वाइन करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के हम टीचिंग मेथड्स की। और देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्लास शुरू करने से पहले ही आप लोग फिर इस कन्फ्यूजन में रहेंगे। देखो, हिंदी की शिक्षण विधियाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब हिंदी में जितनी भी शिक्षण विधियाँ होती हैं वो लगभग सभी सब्जेक्टों की आ जाती हैं। इसलिए आपने अगर हिंदी की शिक्षण विधियों को ढंग से पढ़ लिया तो आप ये मान लीजिएगा आपने ऑल शिक्षण विधियों को पढ़ लिया। और मैं यहाँ पर आपको ये लिखा तो हिंदी की है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं सभी की सभी मिक्स पढ़ाऊँगा। पूरी टोटल जितनी भी हमारी विधियाँ होंगी उनके नाम आपको स्पेसिफिक दिए जाएंगे, और वो किस सब्जेक्ट की है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि हमने कौन सी विधि पढ़ी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर देखना, आपको ये नोट्स ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बिल्कुल 21 रुपये ले करके आपको पूरा प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो चलिएगा, एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे जोर शोर के साथ में, और पढ़ने वाले मज़ेदार आज का टॉपिक टीचिंग मेथड। सबसे पहली विधि आती है हमारी प्रायोजना विधि। समझेंगे, एक बार ध्यान से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। और समझने के बाद ही आप लोग पीडीएफ को ओपन करेंगे ऐप से जा कर के, और अपने नोट्सों को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पर क्लास आपकी रेगुलर होती है, और हर संडे आपकी ये शिक्षण विधियाँ होंगी। पहली टीचिंग मेथड है हमारी प्रायोजना विधि, जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। समझना बेसिक तरीके से। प्रायोजना विधि की बात करें तो साथियों, इसकी जो विचारधारा थी ना, सबसे पहले इसकी विचारधारा या इसकी जो मूल धारा थी वो दी थी जॉन डेवी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डेवी के द्वारा। कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रायोजना विधि के जो मूल आधार हैं, विचारधारा है, सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? जॉन डेवी के में आया था। लेकिन इस विधि को स्टेप बाय स्टेप इसका विस्तार किसने किया था, इसको दिया किसने था, प्रतिपादक किसने किया था? तो आपको याद रखना है, किलपैट्रिक। किसने किया था? किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। और इसकी विचारधारा दी थी जॉन डेवी ने। दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब देखते हैं प्रायोजना विधि के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों के स्टेटमेंट हैं, कथन है, और आपसे परीक्षा में विशेषकर पूछे भी जाते हैं। इसलिए आपको इस 1 घंटे की क्लास को अच्छे से देखना है, आसानी से, तसल्ली के साथ। और समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। सबसे पहले है हमारे प्रायोजना विधि में मार्कर। मार्कर ने क्या कहा है प्रायोजना विधि के बारे में? प्रायोजना कार्य की एक इकाई है। प्रायोजना या प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये कथन कहा था मार्कर ने। उसके बाद बेलार्ड साफ का कथन है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में उपयोग किया जाता है। क्या कहा बेलार्ड ने? कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में उपयोग किया जाता है। तो ये कथन आपको बेलार्ड का याद रखना है। अब बात करते हैं प्रायोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत जो किलपैट्रिक के द्वारा दिए गए थे। 6 आपको इसके आधारभूत सिद्धांत याद रखने हैं, और गलती विशेषकर आप लोग एग्जाम में नहीं करें, अच्छे से पढ़ के जाएं, तभी जाकर के आपका क्वेश्चन राइट होगा। मैं आपको बता दूं, हर सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग मेथड 15 नंबर की होती है प्री के अंदर, और मेंस के अंतर्गत 8 नंबर की टीचिंग मेथड होती है।
प्रायोजना विधि के थ्योरम की बात करें, इसके जो सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत था रोचकता का सिद्धांत, दूसरा था प्रायोजना का उद्देश्य, तीसरा सिद्धांत था क्रियाशीलता का, और चौथा सिद्धांत था वास्तविकता का, पांचवा सिद्धांत था सामाजिकता का, और छठवां सिद्धांत था उपयोगिता का, और सातवां सिद्धांत था स्वतंत्रता का, और आठवां सिद्धांत था व्यक्तिगत भिन्नता का। कुल यहाँ पर आपको 8 आधारभूत सिद्धांत प्रायोजना विधि के पढ़ने हैं। बस इनके नाम आपको याद रखना है, इनके बारे में विस्तार से आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और मैं जो आपको टीचिंग मेथड पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, किसी भी एग्ज़ाम पेपर रीट का उठा करके, प्रीवियस या सेकंड ग्रेड का उठा करके आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। और अब इम्पोर्टेंट प्रश्न जहाँ से बनेगा प्रायोजना विधि को लेकर के, वो है आपके सोपान। इसके जो स्टेप्स हैं, इसके जो चरण हैं, प्रायोजना विधि के विशेषकर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी आपकी मेथड्स हो, टीचिंग मेथड्स, उसके सोपान आपको ज़रूर याद रखने हैं। चाहे आप लोग अपनी कॉपी में 10 बार लिख करके इनको याद करें, लेकिन आपको सोपान प्रत्येक विधि के याद करना पड़ेगा। तो प्रायोजना विधि के सोपान आपको याद रखने, इनकी संख्या कितनी है? 6 है, फिक्स है ये सोपानों की संख्या। सबसे पहले आपको परिस्थिति उत्पन्न करना, पहला स्टेप क्या है? परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी। उसके बाद प्रायोजना कार्य का चयन किया जाएगा। भाई जैसे ही कोई हम प्रायोजना बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी, उसके बाद प्रायोजना का कार्य का चयन किया जाएगा। चयन करने के बाद उस प्रायोजना के कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा, और चौथे नंबर पर कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा, और पाँचवें नंबर पर है कार्य का मूल्यांकन करना। पाँचवें नंबर पर मूल्यांकन किया जाएगा, और छठवें नंबर पर आएगा कार्य का लेखा जोखा रखना। तो ये आपको 6 स्टेप हैं, याद रखने हैं बारीकी से, इनको भूलना नहीं है। अब प्रायोजना विधि की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो इसका महत्व क्या है प्रायोजना विधि का, सुनिएगा। प्रत्यक्ष अनुभव में भी ये उपयोगी है। किस तरीके से? कि छात्र करके सीखते हैं, और करने से आपका जो अर्जित ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। आप जानते हैं प्रायोजना विधि किस पर काम करती है? लर्निंग बाई डूइंग पर काम करती है। लर्निंग बाई डूइंग यानी करके सीखना। व्यक्ति या बच्चा जो होता है वो करके ज़्यादा सीखता है, और करके सीखने के द्वारा जो अर्जित ज्ञान होगा वो ज़्यादा स्थायी होता है। इस बात को क्या कहेगी? प्रायोजना विधि कहेगी। क्लियर? उसके बाद करके सीखना, देखो मैंने आपको बता दिया, इस विधि में स्वयं प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यह विधि जो है साथियों, वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। ये इसकी विशेषता भी आपको याद रखनी है। प्रायोजना विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जिसमें छात्रों को जिज्ञासा, क्रियाशीलता और रचना प्रवृत्ति क्या होगी? उग्र होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। प्रयोगात्मकता का इसमें विकास होता है। भाई प्रयोगात्मक बच्चे प्रयोग करना सीखते हैं, तो उनके प्रयोग करने का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा विकसित होने लगेगा। उपयोगिता एवं व्यावहारिकता का ज्ञान होगा, ये इसकी विशेषता ही समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके उपयोग हैं ये। तो उपयोगिता और व्यावहारिकता का ज्ञान प्रायोजना विधि से होता है। दूसरी विशेषता है, इंपॉर्टेंट है, कि भाई जो स्व अध्याय की प्रवृत्ति है, बच्चा स्वयं पढ़ना लग जाता है, बच्चे को पढ़ने की आदत लग जाती है, तो स्व अध्याय की जो प्रवृत्ति है वो प्रायोजना विधि से विकसित होती है। प्रायोजना विधि से छात्रों का अधिगम सरल और सुबोध हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रायोजना विधि। अब इसके गुण देखिएगा, इसकी विशेषताएं क्या है, सुनिए। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, तो एक एक लाइन शिक्षण विधियों की इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहाँ से बन सकता है इसका कोई निश्चय नहीं है, इसलिए आपको एक एक लाइन बारीकी से पढ़ के जानी है। और अच्छा लग रहा है तो साथियों आप वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकें, दिल से ठोकें, वरना लाइक मत कीजिएगा। प्रायोजना विधि की सबसे पहले बात करें विशेषता की, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात प्रायोजना विधि क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। याद रख लेना इसको। प्रायोजना विधि में छात्रों का चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास होता है। छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक गुणों का भी विकास कौन करती है? प्रायोजना विधि करती है। और इम्पोर्टेंट है कि प्रायोजना विधि है वो प्रयोगात्मक और एक व्यावहारात्मक विधि है। कैसी है? प्रयोगात्मक भी है और व्यावहारात्मक भी है। पिछड़े हुए बालकों की समस्या को क्या करती है? हल करती है। भाई जो पिछड़े बच्चे होंगे वो स्वयं करके, प्रयोग करके सीखेंगे, तो उनकी समस्या भी हल हो जाएगी। तर्क, निर्णय, चिंतन और अन्वेषण शक्ति का विकास सर्वाधिक करती है।
ये विधि। अब आपको एक प्रश्न और यहाँ से बनने की संभावना होती है कि प्रायोजना जो शब्द है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिसका नाम था रिचर्ड्स, और उन्होंने वर्ष 1900 ईस्वी में सबसे पहले प्रायोजना शब्द का क्या किया, प्रयोग किया था। तो 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगर पूछे प्रायोजना विधि का मूल आधार कौन थे या विचारधारा किसने दी थी, तो आपको याद रखना है जॉन डेवी। क्या नाम याद रखना है, जॉन डेवी। और इसके जनक अगर पूछे जाएं, प्रतिपादक किसने किया था, तो किलपैट्रिक ने। किसने किया था, किलपैट्रिक ने। क्लियर। और अगर बात करें इस प्रयोजना शब्द की, तो सबसे पहले प्रयोग किया था रिचर्ड्स ने वर्ष 1900 ईस्वी के अंदर। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से कि यह विधि समवाय रूप से शिक्षण देने में आदर्श विधि है। तो याद रखेंगे यह विधि समवाय विधि के रूप में काम में ली जाती है, समवाय रूप है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अनुशासन, गृह कार्य आदि समस्याओं से ये मुक्ति दिलाती है और हस्त कार्य के प्रति अनुराग रखती है। इसका मतलब व्यक्ति स्वयं करके सीखता है, अपने हाथ से कार्य करने में निपुण होता है। यहाँ से आपको और बताएंगे, अगर आपसे 2 प्रश्न और पूछे गए थे, मैंने यहाँ पर आपको नोट कर दिया है। पूछा भी गया था कि भाई प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो शुक्रात आपको याद रखना है। आगे मैं डिटेल्स के साथ पढ़ाऊंगा। और प्रश्नावली विधि किसने दी थी, ये वुडवर्थ ने दी थी। तो दोनों ही आपको याद रख लेने हैं। प्रश्नोत्तर विधि शुक्रात की है और प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की है। क्लियर। अब देखेंगे हम यहाँ पर प्रोजेक्ट जो मेथड है उसके दोष क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी लिमिट्स क्या हैं, उसकी कमजोरियाँ क्या हैं। तो प्रायोजना विधि जो है साथियों, वो समय और धन की अधिक खपत करती है। इसमें समय की ज़्यादा आवश्यकता होती है और धन की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस विधि में समय पर कभी भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरी जो विधि है वो एक प्रयोगात्मक विधि है, इसलिए समय ज़्यादा लगेगा तो सिलेबस भी समय पर नहीं हो पाएगा। उचित अनुभवी शिक्षकों की कमी होने पर यह विधि सफल नहीं हो पाती है। आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट जो मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, इसमें एक टैलेंटेड टीचर की ज़रूरत पड़ती है और वो हर जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाते। इसमें क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हो पाता, इसमें क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हो पाता। इसलिए याद रखना ये विधि मनोवैज्ञानिक तो है लेकिन क्रमबद्ध अध्ययन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब अगर ये विधि हमको उपयोगी बनानी है तो इसके लिए क्या क्या सजेशन दिए जाते हैं, क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं, सुनिए। इस विधि में अध्यापक को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक हो सके इसमें मितव्ययता बरती जानी चाहिए, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्च किया जाना चाहिए। छात्रों को यथासम्मत प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए और स्थायी महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये आपकी है प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है ना, प्रायोजना विधि है। और ये ख़त्म होती है, उसके बाद अगली टीचिंग मेथड आती है हमारी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। दूसरे नंबर पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि। और अच्छे से एक एक विधि को याद करेंगे ना तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। मैं इस चीज़ को दावे के साथ में कहता हूँ साथियों, अगर आपको रीड में अच्छे नंबर लाने हैं तो एक बार इन नोट्सों को तहे दिल से पढ़ना है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ तो आप इसको इग्नोर कर दें। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है और मैंने तो खुद बिना कोचिंग के इन्हीं नोट्सों से तैयारी करके रीट में सिलेक्शन भी ले चुका हूं और मेरे अच्छे नंबर भी आए हैं और इस बार मेरा हो भी गया है। तो ये चेतावनी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए मैं कुछ फ्री सर्विस, अब ऐसा मत सोचना कि फ्री में सब कुछ मिल जाता है, कहीं भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि की बात करते हैं साथियों, तो इसके कई नाम हैं। अभिक्रमित अध्ययन विधि भी इसको कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के साथ साथ इसको अभिक्रमित अधिगम भी कहा जाता है। और यह जो विधि है अभिक्रमित अनुदेशन, वो आधुनिक तकनीकी पर आधारित है। किस पर है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये अभिक्रमित अनुदेशन विधि। और याद रखना सुकरात महोदय जो थे उन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसमें? प्रश्नोत्तर विधि में। आपको मैंने अभी बताया कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। और सुकरात जी ने प्रश्नोत्तर विधि में सबसे पहले इस अभिक्रमित अनुदेशन विधि का क्या किया था? प्रयोग किया था।
याद रखना, लेकिन दिया किसी और ने था, प्रयोग भले ही किसने किया, सुकरात ने किया था। अब दिया किसने था, इस विधि को अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है इसके प्रणेता हैं, इसके जनक हैं, इसके फादर कौन है, BF स्किनर साहब, BF स्किनर साहब हैं। इसलिए ये जो विधि है वो हमारे क्रिया प्रसूत सिद्धांत को फॉलो करती है। समझ में आ रहा ना, आपको साइकोलॉजी मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि भाई क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, वो BF स्किनर साहब ने दिया था, और उसी के आधार पर ये विधि काम करती है, अभिक्रिया अनुदेशन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। और मैंने आपको साइकोलॉजी में पढ़ाया था कि BF स्किनर ने अपने सिद्धांत में 5 सिद्धांत और बताए थे, 5 नियम बताए थे, उन नियमों को भी ये फॉलो करती है। इस विधि में ज्ञान की विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से इस प्रकार से नियोजित किया जाता है कि विद्यार्थी रुचिपूर्वक स्वगति से अध्ययन करने लग जाए। ठीक है ना, स्व अध्याय का पालन करती है विधि भी। इसमें बालक को तुरंत परिणाम ज्ञात होने पर प्रतिपुष्टि द्वारा पुनर्बलन दिया जाता है। आपको मैंने बताया साइकोलॉजी की क्लास में कि भाई जो BF स्किनर थे उन्होंने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन शब्द का ज़्यादा उपयोग किया है, पुनर्बलन पर सर्वाधिक जोर दिया है। लेकिन आपको याद रखना है पुनर्बलन जो सिद्धांत है वो देने वाले क्लार्क एल हल थे, सिद्धांत देने वाले पुनर्बलन का क्लार्क एल हल ने दिया, लेकिन इसका उपयोग किसने किया है पुनर्बलन का, सबसे ज़्यादा BF स्किनर ने किया है। क्लियर, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैं हर चीज़ को पिछली जो क्लासें हैं, पिछली जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ जोड़कर पढ़ा रहा हूँ, और टीचिंग मेथड भी यही कहता है कि आप अपने प्रीवियस ज्ञान को यहाँ पर ऐड करते चलिएगा। क्लियर, लाइक कर दीजिए एक बार सभी विद्यार्थी के इस बात से आप सहमत हो तो। पुनर्बलन इसमें दिया जाता है जिससे वह आगे अधिगम करने के लिए प्रेरित करता है। आप जानते हो कि बच्चे को जब पुनर्बलन दिया जाता है तो वो मोटिवेट होता है, पुनर्बलन का मतलब मोटिवेट होता है उस बच्चे को। अभिक्रमित अनुदेशन को हम स्वचालित अनुदेशन भी कहते हैं, एक नाम और निकल के आया, इसको क्या कहेंगे, स्वचालित अनुदेशन। ठीक है ना, और यह अधिगम शिक्षण की एक ऐसी विधि है जो बालकों को स्वगति से सीखने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि ये डिपेंड किस पर है, पुनर्बलन पर है। अभिक्रमित अधिगम के 5 सिद्धांत बताए BF स्किनर साहब ने, जो आप क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पढ़ के आए हो। मैं उन्हीं का यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। छोटे छोटे सोपानों का सिद्धांत, जिसको हम लघु पदों का सिद्धांत भी कहते हैं, ये 5 सिद्धांत आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा सिद्धांत दिया था सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, जिसको हम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा था तुरंत आश्वासन यानी कि फीडबैक, ये प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। नंबर 4 पर है स्वगति से सीखने का सिद्धांत। स्किनर साहब कहते हैं बच्चा स्वगति से सीखता है जब उसको हम मोटिवेट करते हैं तो। फिर है स्व मूल्यांकन यानी छात्र परीक्षण का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। अब हम बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है अभिक्रमित अनुदेशन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। क्लियर, और हम एक एक के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे, और प्रश्न यहीं से काफ़ी बार बना हुआ है और आगे भी बन सकता है, इसलिए आप लोग नेगलेक्ट नहीं करें, कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं करें। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, वहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न बनेगा कहाँ से, बनेगा तो यहीं से, लेकिन आप उनको छोड़ देते हो। सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी यही है। चलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला प्रकार है रेखीय या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। इसको हम रेखीय भी कहेंगे और इसको हम बाह्य भी कहेंगे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के साथियों जनक कौन है, प्रतिपादक है BF स्किनर साहब, और ये अनुदेशन दिया था 1954 में। यह अनुदेशन पुनर्बलन तथा प्रतिपुष्टि सिद्धांत पर आधारित है। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, किस पर आधारित है, प्रतिपुष्टि सिद्धांत पर। अच्छे से याद रखना, रेखीय सिद्धांत किस पर कार्य करता है, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन सिद्धांत पर आधारित है। और BF स्किनर इस अनुदेशन का प्रतिपादन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से किया था। यह आपको याद रखना है, चाहे रेखीय कह लो, चाहे बाह्य कह लो, चाहे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कह लो, बात एक ही है। देखो, एक ही सिद्धांत के कई नाम निकल के आ सकते हैं और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए आप अगर जीरो से पढ़ना चाहते हो तो आप जोड़े रहिए, प्रत्येक प्रीवियस क्लास को देखते रहिए। अब हम बात करते हैं इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है साथियों, ये क्रम के अनुसार होता है।
क्रम के अनुसार होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। आप जानते हो कि बच्चा इस सीढ़ी पर पहले चढ़ेगा तभी जो जाकर के दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेगा। और मैंने आपको जब अभिक्रिया ये पढ़ाया था अनुक्रिया अनुबंधन से सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का, तो उसमें मैंने आपको 4 प्रकार पढ़ाए थे इसी में ही, और वहाँ पर भी ये विशेषता बताई थी। तो आपको याद रखना है रेखीय कैसा होता है, क्रम के अनुसार होता है। दूसरी विशेषता है बिना शिक्षक की उपस्थिति में व्यक्ति क्या करता है, अधिगम करता है। नंबर 3 विशेषता है ये छोटे छोटे पदों द्वारा सीखने की प्रक्रिया अधिक अच्छी होती है। व्यक्ति पहले छोटी चीज़ को सीखेगा, उसके बाद बड़ी को, फिर बड़ी को, फिर बड़ी को। मतलब ये क्या बनाती है, ज़ीरो से हीरो बनाने का काम करती है। और आपको भी ऐसे ही बनना है अगर आपको रीट में सिलेक्शन लेना है। तो पहले छोटी चीज़ों को पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करो। विषय वस्तु पूर्ण रूपेण निर्देशित तथा क्रमबद्ध होती है। इससे छात्र अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति करना सीख लेता है और सही दशा में उसको पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है। नंबर 7वीं विशेषता है छात्र पाठ को सोपान के अनुसार सीखता है, अर्थात इसमें छात्र सीखे बिना अगले सोपान में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आप जानते हो कि आप लोग अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो सीधे आप 11वीं में नहीं हो सकते, अनिवार्य है कि आपको 10th में बोर्ड को पास करना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, आप एक चीज़ को छोड़कर डायरेक्टली दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकते, आपको उस जगह से होकर के गुजरना पड़ेगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला प्रकार था दूसरा अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा प्रकार है शाखीय, या फिर इसको हम आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। और इसके जनक कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर। कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर। 1960 में ये सिद्धांत दिया था। याद रखना कि शाखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है साथियों, वो परंपरागत अनुसूची वर्ग पर आधारित है और इस विधि में बहुविकल्पीय प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बहुरूपीय अभिक्रमित अनुदेशन भी इसको कहते हैं। ये भी आपको याद रखना। यह छात्र के द्वारा अनुक्रिया के चुनाव पर आधारित होती है। शाखीय अभिक्रम की मान्यता है कि विभिन्न प्रश्नों या समस्याओं का उत्तर देते हुए आगे बढ़े। इस अभिक्रम में किसी किसी सोपान के आगे 2 शाखाओं में सोपान क्रम से होते हैं। ठीक है ना? छात्रों को अपनी आवश्यकता होने पर किसी छात्र को पीछे के सोपान पर भी जाना पड़ सकता है। जैसे आप लोग एक रीट का पेपर कर रहे हैं, क्लियर? तो आपको 1 से लेकर के 150 तक प्रश्न होते हैं। उनमें से आप चाहो तो आप लोग 140 नंबर का कर सकते हो, चाहो तो आप 130 नंबर का कर सकते हो, चाहो तो आप 120 नंबर का कर सकते हो, 111 नंबर कर सकते हो। इस तरीके से इस विधि के अंदर ऐसा कोई बाध्यता नहीं होती कि आप स्टेप बाय पहले दूसरा करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो। इस तरीके से कोई स्टेप नहीं होता। क्लियर? इसमें अध्ययन सामग्री बिखरी हुई होती है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, बहुरूपीय अभिक्रम कहेंगे। इस विधि का आविष्कार, देखो इसका उपयोग कहाँ किया गया था। इस विधि का आविष्कार लड़ाकू विमानों की खराबी को सुधारने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। कहाँ पर? ये बात थी अमेरिका में, अमेरिका की बात थी। क्लियर? अमेरिका में जो लड़ाकू विमान थे उनमें खराबी जब हो जाती थी तो उनके कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर, याद रख लेना। उसके बाद तीसरा प्रकार है अवरोही, इसको हम मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। और इसके जनक कौन है, थॉमस एफ गिलफर्ट। 1962 में सिद्धांत दिया था। यह भी BF स्किनर के सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। आपको मैंने बताया कि जो हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसी को हम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। उसको लगभग 5-6 नामों से जाना जाता है। RS थ्योरी कह लो, ठीक है ना, नैमित्तिक सिद्धांत कह लो, बहुत सारे नाम थे BF स्किनर के सिद्धांत के, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। एक बार आप साइकोलॉजी जब अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको याद रह जाएगा। साइकोलॉजी बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और जिसने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ा है ना उसको टीचिंग मेथड में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो ये अवरोही जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो हमारे सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत होता क्या है,
इसके अंतर्गत बालक को विशिष्ट अनुक्रिया करनी पड़ती है, अर्थात पहला फ्रेम अंत में और अंतिम फ्रेम पहले प्रस्तुत कर दिया जाता था और फ्रेम का क्रम अवरोह रख दिया जाता था। जबकि रेखीय और साखीय में फ्रेम का प्रस्तुतिकरण अवरोह क्रम में होता था। और नोट कर लीजिए इसी पॉइंट को, इसी को नोट कर लीजिएगा कि पहला फ्रेम अंत में और अंतिम फ्रेम पहले प्रस्तुत करने वाला कौन सा प्रकार था, तो वो था हमारा अवरोही, ठीक है ना, या मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। लेकिन रेखीय और साखीय में क्या होता था, केवल इसमें आरोह चलता था, क्रम होता था, एक ऑर्डर होता था। क्लियर? जबकि मैथेटिक्स में उल्टा हो जाता है। क्लियर? अब देखिए इनके उद्देश्य की बात करें। उद्देश्य देखो, मैंने साइकोलॉजी में भी सेम टॉपिक पढ़ाया है। अब क्या करूं, जब विधि है, ये सिद्धांत है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा। रेखीय अनुदेशन का उद्देश्य था कि व्यवहार में परिवर्तन करना। जो रेखीय अनुदेशन था प्रकार, उसका सिद्धांत था व्यवहार में परिवर्तन करना। और साखीय अनुदेशन का उद्देश्य है निदान व उपचार करना। ये लाइन तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अवरोही अनुदेशन का उद्देश्य था विषय वस्तु पर अपना स्थायित्व स्थापित करना। और चौथा प्रकार आपको बता रहे वो है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक थे लॉरेंस स्टालुरो और डेनियल डेविस। प्रतिपादन किया था 1965 में। इसके अंतर्गत शिक्षक की भूमिका कंप्यूटर निभाता है तथा शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शन या अनुदेशक का कार्य करता है। केवल छात्र और कंप्यूटर के मध्य में इस अनुदेशन में क्रिया होती है बस, ठीक है ना। किसके मध्य में? छात्र और कंप्यूटर के मध्य अंतक्रिया होती है। शिक्षक का इसमें केवल इतना सा रोल है कि वो एक सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा। वो है हमारा कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। याद रखना, लॉरेंस स्टालुरो और डेनियल डेविस के द्वारा 1965 में दिया गया था। आगे चलते हैं। देखो यहाँ से चरण भी पढ़ेंगे हम इसके। स्व अध्याय विधि। देखो अपने अभी मैंने बताया था आपको स्व अध्याय विधि कितनी है। एक तो प्रोजेक्ट है अभिक्रमित अनुदेशन 2 और एक पर्यवेक्षित अध्ययन विधि तीसरे नंबर की ओर आएगी हमारी, जो स्व अध्याय को प्रेरित करती है। अब देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि थी हमने पढ़ी थी, उसके चरण क्या है, इंपॉर्टेंट है। चरण आपको प्रत्येक विधि के याद करने पड़ेंगे। पहला चरण है इसका कि प्रकरण का चयन किया जाएगा। जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसका चयन करेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक लेना है। दूसरा पॉइंट है उद्देश्यों का प्रतिपादन करना तथा व्यावहारिक रूप से उसको लिखना। ये दूसरा सोपान है। तीसरा सोपान है पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण करना तथा अनुदेशन क्रम निर्धारित करना। 4 सोपान है मानदंड परीक्षण का निर्माण करना। 5वां सोपान है अनुदेशन के प्रारूप का निर्धारण करना। 6 सोपान है अभिक्रमित अनुदेशन के पदों को लिखना। और 7वां सोपान है समूह पर जांच करना अथवा पदों की जांच करना। और 8वां था हमारा मूल्यांकन करना। तो आपको याद रखना है अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है उसके 8 सोपान है, संख्या पूछी जाए तो। और अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो ये क्रम आपको याद रखना, ये क्रम के अनुसार होती है सारी के सारे सोपान। क्लियर? अब देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में कुछ थोड़ा सा। यह पुनर्वलन पर आधारित है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसमें क्या होगा, छात्र को परिणामों की तुरंत जानकारी मिल जाती है। यह पुनर्वलन पर ज़्यादातर बल देती है। भारत में अभिक्रमित शिक्षण का प्रारंभ किया गया था 1963 में हुआ था। और रचना शिक्षण में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और प्रश्न यही पूछा गया था कि रचना शिक्षण में सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो याद रखेंगे वो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसके अलावा कोई रचना शिक्षण में विधि काम नहीं आती। इंपॉर्टेंट लाइन है। और तीसरी विधि हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। कौन सी है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, जिसको हम निर्देशित स्व अध्याय विधि या प्रणाली भी कहते हैं। और इसके जनक हैं मॉरिसन साहब। और पूछा भी गया था कि भाई निर्देशित स्व अध्याय प्रणाली के जनक कौन है? मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। शिक्षक के परिवीक्षक यानी सुपरविजन जो होता है इसको हम परिवीक्षण कहते हैं। शिक्षक के सुपरविजन में शिक्षार्थी द्वारा किए जाने वाला अध्ययन या स्व अध्याय क्या कहलाता है? पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? समाजीकृत अभिव्यक्ति भी कहते हैं। इस विधि का दूसरा नाम भी आपको याद रखना, इसको हम समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि भी कहा जाता है।
एक विधि के 3-3 4-4 नाम दिए थे मनोवैज्ञानिकों ने। तो आपको डाउट नहीं करना है, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में शिक्षक केवल छात्रों का मार्गदर्शक करता होता है, वह समस्या समाधान करता है। क्लियर। इसकी विशेषताएं, इस पर्यवेक्षित विधि की विशेषता या गुण पूछा जाए तो इनको भी याद रखना। इस विधि में व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। और इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत पर कौन सी विधि काम करती है। उत्तर आएगा पर्यवेक्षित विधि। मंद बुद्धि के छात्र भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस विधि के व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होने के कारण प्रत्येक छात्र की क्षमता तथा योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। और यह विधि स्व अध्याय पर बल देती है। किस पर बल देती है? स्व अध्याय पर बल देती है। अब तक हमने जो तीनों विधि पढ़ी थी, प्रायोजना, अभिक्रमित अनुदेशन और स्व अध्याय, ठीक है ना, ये पर्यवेक्षित, ये तीनों ही विधि क्या है? स्व अध्याय पर बच्चे को बल देती है। क्लियर। और दूसरी चीज याद रखना, यह विधि साथियों मौन वाचन के लिए सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। मौन वाचन के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? पर्यवेक्षित विधि है, जो गद्य व पद्य कहानियों में काम आती है। ठीक है ना, गद्य और कहानी जो होती है पद्य भाग, उसमें काम आती है। उसके बाद इसका अंतिम उद्देश्य पाठ्य पुस्तक पर अपना स्वामित्व स्थापित करना। इंपॉर्टेंट लाइन है, पाठ्य पुस्तक पर स्वामित्व स्थापित करने वाली एकमात्र विधि कौन सी है? वो यही विधि है, पर्यवेक्षित या निर्देशित स्व अध्याय विधि। और यह विधि करो और सीखो, डूइंग एंड लर्न, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग याद रखना। जो प्रायोजना विधि थी वो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, ठीक है, उस पर बल देती है। और यह है करो और सीखो, लर्न एंड डूइंग एंड लर्न, ठीक है ना, ये इस पर बल देती है। तो ये भी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के केवल 3 सोपान है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए थे 2017 में। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली के 3 सोपान, सबसे पहले नियोजन, दूसरा सोपान क्रियान्वयन और तीसरा सोपान है मूल्यांकन। और तीनों को ही क्रम के अनुसार याद रखना, डाउट नहीं रखना है। पहला सोपान था इसका नियोजन, दूसरा क्रियान्वयन और तीसरा मूल्यांकन। मात्र 3 सोपान है इसके। और अगली विधि देखो, ये विधि आपको गणित में भी मिलेगी, यह विधि आपको हिंदी में भी मिलेगी, यह विधि आपको विज्ञान में भी मिलेगी, यह विधि आपको, देखो ऐसी कुछ विधियाँ, इसलिए मैं मिक्स पढ़ा रहा हूँ। एक ही विधि को बार बार पढ़ने में एक बार पढ़ लो, वो गणित में भी, हिंदी में भी और आपकी अदर जगह पर भी, सब सब्जेक्टों में काम आती है। क्लियर। अब आगमन विधि की बात करते हैं। आगमन और निगमन दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आगमन विधि की बात करें तो ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से हम किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना करते हैं, क्या कहलाती है? आगमन विधि कहलाती है। सबसे पहले उदाहरण, और उदाहरणों से किधर चलेगी? ये सूत्रों की तरफ चलेगी। किधर चलेगी? सूत्रों की तरफ। इतना सा आपको याद रखना, अगर आपने आगमन विधि को याद कर लिया तो आप समझ लीजिए आपको निगमन विधि याद हो जाएगी। क्लियर। तो ये विधि उदाहरण से किधर चलेगी? सूत्र की तरफ चलेगी। और इसके प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु थे। आगमन के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु साहब। अब देखिएगा इस विधि के चरण क्या है। इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है, आगमन विधि और निगमन विधि के चरण। देखो आपको एक विधि और मिलेगी, हिंदी में भी और गणित में भी और विज्ञान में भी, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि। ये 2 विधियाँ, ये दोनों विधि भी ऐसी हैं जैसे आगमन और निगमन, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा इनमें, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगमन विधि के सोपान या चरणों की बात करें तो इसके 4 चरण हैं साथियों आगमन विधि के। और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, याद हो जाएगा। उ नी सा पे, 4 शब्द याद रखने, चारों में हो जाएंगे। उ का मतलब हो गया साथियों उदाहरण, उदाहरण। फिर नी का मतलब हो गया निरीक्षण अथवा तुलना। और सा का मतलब हो गया सामान्यीकरण या नियमनीकरण। और चौथे नंबर पर हो गया पे का मतलब परीक्षण या पुष्टि। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, ऊ नी सा पे, क्या रखेंगे? ऊ नी सा पे, ऊनी सा पे याद रखेंगे, ऊनी सा पे। इस तरीके से उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और प्रतिपुष्टि, ये 4 सोपान आपके क्रम के अनुसार हैं, याद रख लेना। और आगमन विधि के शिक्षण सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं से प्रश्न 1000 बार पूछा गया एक बार तो क्या अब तक, जितनी भी परीक्षा हुई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड,
जहाँ पर भी शिक्षण विधियाँ हैं वहाँ से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। और इस विधि का ये शिक्षण सूत्र याद रखना, ये विधि चलती साथियों उदाहरण से नियम की ओर। किधर चलेगी? उदाहरण से सूत्रों की ओर या नियम की ओर चलेगी। और यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगी। यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगी। और यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेगी, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलेगी और मूर्त से अमूर्त की ओर चलेगी। अगर आपने इन 6 शिक्षण सूत्रों को याद कर लिया आगमन में, तो आप समझ लीजिए आपकी निगमन विधि कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे हम, उल्टा। ठीक है ना? समझ लो अच्छे से। ये विधि आगमन से उदाहरण की तरफ, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रमाण और मूर्त से अमूर्त, इधर चलती है हमारी आगमन विधि। अगर हम इनका उल्टा कर देते हैं, ठीक है, जस्ट, तो वो हमारी निगमन विधि हो जाएगी। अब आगमन विधि के गुण देखिएगा। आगमन विधि के गुण वेरी इंपॉर्टेंट है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक है। और यह विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बच्चा उदाहरण से सूत्र को स्थापित करेगा। यह विधि बालक की खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, क्योंकि छात्र स्वयं नियम की क्या करेगा? सूत्र की खोज करेगा। हिंदी व्याकरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि, नोट याद करो, हिंदी में नियम सूत्र वगैरह होते हैं ना सब, तो वो उसमें ग्रामर में, तो हिंदी व्याकरण के लिए सर्वोत्तम विधि है, उपयोगी है ये। और छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी क्या है? आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए है। इसमें तर्क, विचार, निर्णय शक्ति करने का क्या होगा? विकास होगा। और यह विधि सूक्ष्म बुद्धि एवं सूझ की वृद्धि के लिए उपयोगी है। छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास, नोट करो इसको, मानसिक शक्ति का विकास करने वाली विधि कौन सी है? आगमन विधि। ठीक है ना? मानसिक शक्ति का विकास करने वाली एकमात्र विधि यही है ज़्यादातर, आगमन विधि। अब इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं देखो, दोष क्या है इस विधि के। इस विधि में एक तो समय ज़्यादा खर्च होगा, अनुभवी व योग्य अध्यापक ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। छात्रों के सीखने की गति धीमी होती है तथा मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है, समय भी अधिक खर्च होता है, धन की भी ज़्यादा खपत होती है। और निगमन विधि है साथियों, जस्ट आपने जो आगमन पढ़ा है ना उसका उल्टा कर दो आप, सीधी सीधी सी बात है। यह विधि आगमन की जस्ट विलोम है, उल्टा है। आपने जो निगमन आगमन में पढ़ा है उसका अगर आप उल्टा कर दिया, वो क्या कहलाएगी? निगमन विधि कहलाएगी। इसमें छात्र को पहले नियम या सूत्र दिया जाता है, उसके बाद उदाहरणों का प्रयोग करके हल ज्ञात किया जाता है और सत्यता की जांच की जाती है। क्लियर? इस विधि के सोपान, अब सोपान को भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सोपान याद रखना ट्रिक है, नियमों का प्रयोग करके परीक्षण सत्य हुआ। अगर आप ये लाइन याद रख लो बस, नियमों का प्रयोग करके परीक्षण सत्य हुआ, ये लाइन का मतलब समझो। नियमों का प्रयोग करके, नियमों का क्या करना है? प्रयोग करना है, सिद्धांतों का प्रयोग करना है, परीक्षण करना है, फिर परीक्षण के बाद वो सत्य सिद्ध हो जाएगा, यानी उसका सत्यापन करना है। तो पहला सोपान क्या हो गया? नियम या सिद्धांत का ज्ञान, फिर सिद्धांतों का प्रयोग, नंबर 3 पर परीक्षण यानी आंकड़ों के आधार पर, और चौथे नंबर पर इसको सत्य बताएंगे। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखना। इसके शिक्षण सूत्र क्या है निगमन विधि के साथियों? तो देखो, ये नियम से उदाहरण चलती है, जस्ट उल्टा हो गया ना। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेगी, सत्य से, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगी, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलेगी, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेगी, और अमूर्त से मूर्त की ओर चलेगी। इसलिए आपको इन दोनों को याद नहीं करना, केवल आप आगमन को याद कर लो, आपको निगमन अपने आप याद हो जाएगी। क्लियर? चलिए, इस विधि के गुण की बात करें तो इसमें श्रम और समय दोनों की बचत होती है। देखो, इसके गुण भी आगमन के विपरीत है। समय पर इसमें पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करती है। मैंने उसमें क्या बताया? उसमें मानसिक शक्ति का विकास होता था, लेकिन निगमन में किसका होगा? स्मरण शक्ति का विकास होगा। दोनों में डिफरेंट समझ लीजिए आप लोग। स्मरण शक्ति का विकास निगमन विधि करती है, जबकि मानसिक शक्ति का विकास आगमन विधि करती है। समस्याओं के हल तीव्र गति से निकालने में सहायक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सूत्र फिट किया जाता है, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, नवीन समस्याओं का समाधान इसमें होता है, और ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है ना? निगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए और
आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए, ठीक है ना। उसके बाद इसके दोष देखिएगा। यह विधि रटने पर बल देती है। ये विधि किस पर बल देगी? रटने पर बल देगी, निगमन विधि। जबकि आगमन विधि प्रयोग करना पड़ता है, उसमें खुद को सूत्र सत्य करना पड़ता है। क्लियर? ये मानसिक शक्ति का विकास नहीं करती। ये किसका करती है? स्मरण शक्ति का करती है। इसका ज्ञान अस्थायी होता है, जबकि आगमन का ज्ञान स्थायी होता है। छात्र में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं करती और ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी। मैंने जस्ट उसका हर चीज उल्टा लिखा है यहाँ पर। अगली विधि आएगी हमारी, देखेंगे सूत्र विधि। सूत्र विधि देखेंगे, यह विधि निगमन विधि का ही एक रूप है। जो निगमन विधि आप पढ़ा है ना, वही सेम टू सेम सूत्र विधि है। संस्कृत से ये सूत्र विधि उत्पन्न हुई है। संस्कृत की विधि हालांकि है, यह नियमों से उदाहरण की ओर चलती है। नियम व सूत्रों को कंठस्थ इसमें रटाया जाता है। यह केवल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखो सेम निगमन विधि का फॉलो कर रही है ना, निगमन विधि का ही तो रूप है। तो निगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए है, तो इसमें भी बड़ी कक्षा लिखा हुआ है। यह व्याकरण, निबंध, लेख, भाषण आदि के निर्माण में सहायक है। क्लियर? और इसमें सूत्र और नियमों को कंठस्थ याद करना पड़ता है, जैसे निगमन विधि में किया जाता था। अगली विधि हमारी भाषा संसर्ग विधि। कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि। इस विधि में केवल छात्रों को भाषा का ज्ञान कराया जाता है, केवल भाषा का। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने के लिए इस विधि में समय अधिक लगता है। इस विधि में व्याकरण के नियमों की जानकारी अधूरी रह जाती है, उसके लिए पुनः आगमन विधि का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए प्राथमिक जो कक्षा होती है साथियों, उनमें व्याकरण पढ़ाने की यह विधि सबसे लाभदायक है। अब जैसे आपको संज्ञा पढ़ाया जाए, तो संज्ञा को पूरा डिफाइन नहीं किया जाएगा, सिर्फ संज्ञा को मोटा मोटा बताया जाएगा। उसको बोलते हैं भाषा संसर्ग। मतलब भाषा का कुछ ही अंश आपको ग्रामर में पढ़ाया जाएगा, ताकि आप उसका छोटा छोटा मोटा मोटा रूप पढ़ सको। बाकी का विस्तार से आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे उस तरीके से। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए व्याकरण पढ़ाने में उपयोगी विधि है। इस विधि में नियमों का ज्ञान कराए बिना ही भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान होता है। भाषा का शुद्ध रूप का प्रयोग करना बच्चे को सिखाया जाता है। मतलब पूरा नियम नहीं बताया, बस इतना कह देते हैं बेटा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, बस इतना याद रखना। तत्सम तद्भव पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, बस सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये कहाँ से पैदा होते हैं, इस चीज़ के बारे में कोई डिफाइन नहीं किया जाता। इसलिए कहते हैं कि भाषा संसर्ग विधि बिना व्याकरण के पढ़ाए हुए भाषा का ज्ञान करवा देती है बच्चों को। क्लियर? अब इस विधि के आपको कमी या दोष याद रखना। यह विधि व्याकरण के नियमों का ज्ञान इसमें नहीं हो पाता, मोटा मोटा पढ़ाया जाता है। और ये विधि समय अधिक खर्च करती है। और याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये विधि मनोवैज्ञानिक तो है, ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि तो है, परंतु ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये सीधा नियम नहीं पढ़ाती। इसमें मोटा मोटा ज्ञान बच्चे को दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक तो है, लेकिन क्रमबद्ध नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। अगली विधि हम पढ़ेंगे व्याख्यान विधि। नेक्स्ट कौन सी है? व्याख्यान विधि। इंपॉर्टेंट है व्याख्यान विधि, सुनिएगा आप लोग। दुनिया की अगर सबसे प्राचीन विधियों की बात की जाए तो वो कौन सी है? लेक्चरर मेथड। इसको हम व्याख्यान विधि बोलते हैं। ये विधि श्रवण पर आधारित है। इसमें केवल सुना ही सुना जाता है, बोला कभी नहीं जाता। जैसे आपको 100 बच्चों की क्लास में आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो बस टीचर बोलता ही जाएगा, पूरा पाठ पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन आपको बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वही विधि क्या है? व्याख्यान विधि। एक लेक्चर पढ़ा के चला जाएगा और बस काम खत्म। व्याख्यान विधि में शिक्षक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है और छात्र सामने बैठ करके सुनते हैं। इस विधि से शिक्षण करने का उद्देश्य आलोचना, समालोचना, मूल्यांकन और समीक्षा करना होता है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं बच्चे को पढ़ाने की क्वालिटी, वो सारी की सारी व्याख्यान विधि में समझा दी जाती हैं। थॉमस एम रिस्क का कथन था एक, आपको याद रखना है इस विधि में, और पूछा भी गया कई बार। थॉमस एम रिस्क के अनुसार व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों, प्रत्ययों और संबंधों का स्पष्टीकरण है जिन्हें शिक्षक चाहता है कि उसे सुनने वाले उसे समझें। मतलब शिक्षक अपने आप में खुद को ही सब कुछ समझता है, बच्चे कुछ मायने नहीं रखते उसके अंडर में।
बाइनिंग एंड बाइनिंग का कथन याद रखना है, और वो कहते हैं कि बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एक व्यावहारिक विधि है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। इस विधि के चरण कौन कौन से हैं? तो इस विधि के 5 स्टेप आपको याद रखने और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहला पॉइंट है प्रकरण अथवा विषय वस्तु का निर्धारण करना। नंबर 2 है अध्यापक के द्वारा व्याख्यान करना। अब अध्यापक के द्वारा व्याख्यान भी 4 तरीके से किया जा सकता है, या तो पूर्व ज्ञान का निर्धारण करके, नंबर 2 उद्देश्य निर्धारण करके, नंबर 3 पाठ्य वस्तु का रूपरेखा रख के, और उदाहरणों को स्थान दे करके। तो ये अध्यापक के द्वारा व्याख्यान बनाना किया जाता है, व्याख्यान किया जाता है। नंबर 2 स्टेप। नंबर तीसरा स्टेप है कि प्रस्तुतिकरण किया जाएगा टीचर के द्वारा। फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद सारांश, पाठ के खत्म होने के बाद सारांश दिया जाएगा, और उसके बाद टीचर बच्चों का मूल्यांकन करेगा। एक नोट आपको याद रखना है, ब्राउन महोदय जो साहब थे उन्होंने व्याख्यान विधि के 5 प्रकार बताए। उन्होंने 5 प्रकार की व्याख्यान विधि बताई। सबसे पहली बताई शास्त्रीय व्याख्यान, नंबर 2 अनुक्रमिक व्याख्यान, नंबर 3 समस्या केंद्रित व्याख्यान, नंबर 4 तुलनात्मक व्याख्यान, और नंबर 5 शोध व्याख्यान। ये 5 विधि ब्राउन साहब ने बताई थी, 5 प्रकार। अब देखिए व्याख्यान विधि की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है। शब्दों के अर्थ भली भांति इसमें स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाता जाता है तो हर चीज़ को बहुत डीपली तरीके से वेरीफाई करता है बच्चों को, ठीक है ना, अच्छे से डिफाइन करेगा अंदर तक, तो इसमें हर चीज़ अच्छे से समझ पाते हैं बच्चे। छात्रों के शब्दकोश में सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि होती है इस विधि के द्वारा। श्रम और धन की भी बचत इस विधि में होती है, और यह विधि शिक्षक के लिए सुविधाजनक होती है। शिक्षक को तो सुविधाजनक है कि बच्चा कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा नहीं, पूछेगा नहीं, बच्चे सुनते ही जाएंगे। समय की बचत होगी, और जीवनी तथा इम्पोर्टेंट लाइन नोट करो, जीवनी एवं आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम विधि है। अगर किसी के बारे में कोई कथा सुनानी है, ठीक है ना, कोई बायोग्राफी बतानी है, तो उसके लिए टीचर क्या देगा, पूरा लेक्चर दे करके चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो सर्वोत्तम मेथड माना गया है जीवनी एवं आत्मकथा के लिए। कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। इसमें अधिक छात्रों को एक साथ बिठा करके शिक्षण कराया जा सकता है, तो सबसे अच्छी विधि है। और एकमात्र विधि केवल बड़ी कक्षाओं के लिए होती है। ये लेक्चर जो चलते हैं ना, बड़ी कक्षाओं में चलते हैं। 5वीं का बच्चा छोटी कक्षा क्या जानती है, लेक्चर क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो जो बड़ी क्लासें हैं उनमें केवल ये मेथड पढ़ाया जाता है। इस व्याख्यान विधि के दोषों की बात करते हैं, तो देखो सबसे बड़ा दोष है इसमें केवल शिक्षक ही वक्ता का कार्य करेगा, छात्र इसमें केवल सुनते रहेंगे, मूक बन करके सुनते रहेंगे। सबसे बड़ा दोष यही है। यह छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, मतलब ये छोटी कक्षाओं में इसको नहीं पढ़ाया जा सकता। यह विधि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है, और यह विधि कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं है। केवल माइंडेड बच्चे जो होते हैं, टैलेंटेड बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे। इस विधि को उचित बनाने के लिए, प्रयोग करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जाने चाहिए, सजेशन क्या है? उचित उदाहरणों द्वारा योजनाबद्ध कर देना। नंबर 2 उदाहरण, स्वर का उतार चढ़ाव, हाव भाव, आवाज़ आदि का ध्यान रखना चाहिए पढ़ाते वक्त। प्रस्तावना, भूमिका, संक्षिप्तीकरण या सारांश के समय इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न बीच बीच में पूछते रहना चाहिए ताकि बच्चों को ध्यान रहे। ज्ञात से अज्ञात की ओर इसको पढ़ाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद हमारी अगली विधि जो आएगी साथियों, वो है हमारी प्रदर्शन विधि। और प्रदर्शन विधि के बारे में आपको अगले रविवार को पढ़ाया जाएगा। एवरी संडे आप लोग इस क्लास को लेंगे 9 बजे। कितने बजे? 9 PM पर ये क्लास होती है। तो आप लोग इन रेगुलर अगर क्लासों को देखेंगे तो टीचर मेथड से मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और मैं टेस्ट सीरीज़ लूँगा ना, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि टीचिंग मेथड होती क्या चीज़ है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन नोट्सों को एक बार डाउनलोड कर लो। 21 रुपये में आपका कुछ नहीं जाता। 21 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं इनको अपने जेब में नहीं रख रहा। ये जो आपको एप्लीकेशन कंपनी जो चला रही है ना, उस कंपनी का खर्चा होता है ऐप को चलाने का, उसका नेट जाता है, उसका सर्वर जाता है, उसका GST लगता है। तो ये तो आपको खुद को भरना पड़ेगा, बाकी की तो पूरी मेहनत मेरी है, वो आपसे मैं कुछ नहीं ले रहा। यूट्यूब पे क्लास देखो रेगुलर, एप्लीकेशन से आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं और अपनी कॉपी में बना लेने हैं, ठीक है साथियों। तो अगले हम संडे को पढ़ेंगे अगली विधियों को। तब तक के लिए आप लोग संडे को इंतज़ार करते रहें, और मंडे से लेकर के सैटरडे तक आप बाकी की जो सब्जेक्ट चलती हैं उनको आप लोग लेते रहिए। क्लियर? धन्यवाद।